स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल ईयर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। बच्चे देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर कई बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए गए हुए थे, उनके लिए लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। और अभी जो मतलब थोड़ा बहुत जैसे केमिस्ट्री में भी आपका ये टॉपिक था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का, उसी से रिलेट करके मैं थोड़ा सा यहाँ से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, वहां से सिमिलर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में करेंगे, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ वहां से कर लेना। तो देखो, यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि हमारे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जब आपस में जैसे एक वाइब्रेट करता है और दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस कितना लिया था, आर डिस्टेंस लिया था। और जो मॉलिक्यूल हमारे वाइब्रेट करते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कर रहा था आर नॉट। तो हमने वहां पे क्या कहा था कि वहां जो डिस्टॉर्टिंग फोर्स लग रहा है वो आपका कितना लग रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगा उस डिस्टेंस के। ठीक है, मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के। और अगर हम उसको खोलते हैं, उस फोर्स जो आया था उसको, तो हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स कांस्टेंट भी आ जाता है के, क्योंकि ये जो हम जिस डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। इसीलिए यहाँ पे क्या आया था बेटा, नेगेटिव साइन आया था। ठीक है। अब ये तो किसके लिए था आपका, जब हम क्या यूज कर रहे थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये कब आया था, जब आप यूज कर रहे थे कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कर रहा था वो ऑसिलेट कर रहा था, और आप रिड्यूस मास वहां पे लेके चले थे दोनों मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग। और आपने क्या किया था, यहाँ पे इस आर माइनस आर नॉट को क्या पुट कर लिया था, एक्स पुट कर दिया था। तो जो आपका ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जो कम आया था आपका यहाँ पे, वो कितना हो गया था, माइनस में के एक्स आ गया था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वहां पे क्या बताया था, इसका पोटेंशियल भी बता दिया था, राइट। पोटेंशियल इसका कितना आया था, पोटेंशियल के लिए हमने कहा था ना कि एक और फोर्स हम एज्यूम कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस में डीवी बाई डी एक्स वाला, है ना। तो वहां पे अगर इसको लेके चलते तो माइनस डीवी बाई डी एक्स किसकी, क्योंकि वो भी फोर्स का फॉर्मूला है, ये भी एक फोर्स है, तो दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाते तो माइनस डीवी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया था आपका, माइनस के एक्स के इक्वल हो गया था। आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया था और डीवी किसके इक्वल हो गया था, के एक्स डी एक्स के। जब आपने इंटीग्रेट किया ताकि आपको वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो पोटेंशियल की वैल्यू के लिए आपके पास पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया था बेटा, हाफ वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे जब आपने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और रिड्यूस मास का फॉर्म लिया था, तब आपको पता चला ये जो इक्वेशन आपकी बन रही है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन की, ये तो थोड़ी थोड़ी आपकी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया हुआ था, जो ऑसिलेशन हो रहा था मॉल एटम्स का वाइब्रेशन के उसमें, ठीक है, वो किसके फॉर्म में हो रहा था, आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म में हो रहा था। ठीक है। जहां पे आपने क्या किया, इसके फॉर्म में आपने इसके एनर्जी लेवल्स बताए थे कि एनर्जी लेवल आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का कितना होता है बेटा, ईवी इज इक्वल टू वी प्लस में हाफ एच न्यू नॉट। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट वो हो गई, और यहाँ पे ये वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आपका था, राइट। अब इसकी वी की वैल्यू आपकी कितनी भी हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक बताई थी मैंने, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इतने आपके लेवल्स वहां पे ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है। और इसके बिहाफ पे जब हमने लेवल ड्रॉ किए थे इसके, तो वो हमारे कुछ इस तरीके से आए थे कि v इज इक्वल टू 0 के ऊपर आपका ये जो आपका एनर्जी आई थी आपकी फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट की, वो कितनी आई थी बेटा, हाफ एच न्यू नॉट आई थी। ठीक है। जब आपने v की वैल्यू को 1 पुट कर दिया था तो वहां पे एनर्जी कितनी आई थी, 3/2 एच न्यू नॉट आया था। जब 2 पुट किया तो 5/2 एच न्यू नॉट आया। अब ये देखो इनके बीच का गैप कितना हो रहा है, हमें तो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप देखना है। अब गैप अगर देखने चले हम, तो ये देखो 3/2 माइनस में हाफ कर रहे हैं तो 2/2 यानी कि 1, यानी कि इसके बीच का ये 1 का गैप है। उसके बाद इन दोनों के बीच का गैप देखने लगे तो ये भी 1 आ गया, फिर इसके बीच का गैप देखने लगे तो ये भी 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ से आपको ये पता चला कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हार्मोनिक का केस का है, उसके लिए जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम प्लॉट करते हो,
तो वो कैसा आता है आपका, इक्वल डिस्टिंग्विश डिस्टिंक्ट आता है, यानी कि सारे के सारे लेवल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाइब्रेशनल के केस में और आपका किसके केस में, आपके रोटेशनल के केस में। एनर्जी लेवल जो आप डायग्राम सिंपली प्लॉट करते हो कि क्या वो इक्वल डिस्टिंक्ट है या नहीं है, तो आप ये कहोगे कि रोटेशनल के अंदर जो लेवल्स हैं वो तो आपके नहीं थे, एनर्जी वाले वो आपके लेवल जो है वो इक्विडिस्टेंट नहीं थे, लेकिन उनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपका कांस्टेंट आ रहा था। कितने से कांस्टेंट आ रहा था, 2b कांस्टेंट आ रहा था, राइट। लेकिन इसके अंदर जो हमारा वाइब्रेशनल है इसमें एनर्जी लेवल ही किसके अंदर है, आपके इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंट के ऊपर है वो, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद देखो, अब यहां से फिर हमने इसका सिलेक्शन रूल बताया था। सिलेक्शन रूल आपका कितना आ गया, वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के बिहाफ पे तो बताओगे सिलेक्शन रूल, ठीक है। तो वो कितना आ गया, +-1। और फिर बाद में हमने इसको वेव नंबर की फॉर्म में बताया था। वेव नंबर के लिए हमने क्या किया था, ये जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आया था, सिंपली इसको ही क्या कर दिया था, एच से डिवाइड कर दिया था। एच से डिवाइड करने के बाद एच तो अपना एच से कैंसिल आउट हो गया और न्यू बाय सी अपना डब्ल्यू की फॉर्म में हमने ले लिया, यानी कि वेव नंबर की फॉर्म में अपना ये आ गया, पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्म हो गया, आपका वेव नंबर का फॉर्म हो गया था। ये तो हमने किसके लिए किया था बेटा, जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस कर रहे थे, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया HCl का, ठीक है। HCl के अंदर अगर हम इंफ्रारेड जैसे सिंपल जो वाइब्रेशनल हमारा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 2889 पॉइंट समथिंग पर सेंटीमीटर के ऊपर हमारी एक वेव वहां पे जो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है वो वहां पे सीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसके फॉर्म में देखें, उसको और थोड़ा सा एनहेंस करके देखें तो वहां पे उसके वीक एब्जॉर्प्शन बैंड्स भी हमें मिलते हैं, ठीक है। वीक एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिल रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे तो अपनी देखो एक फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग न्यू की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए थी ना। देखो यहाँ पे सिंपली अगर अपन देखें वी की वैल्यू को एक पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको एक ही एनर्जी वहां पे मिल रही है, ठीक है। यानी कि एक फ्रीक्वेंसी के बेस पे आप क्या बता रहे थे, हार्मोनिक को बता रहे हो। लेकिन अब क्या कह रही हूँ मैं कि उसके अंदर कुछ और वीक एब्जॉर्प्शन बैंड्स भी आपको मिलते हैं। अगर और वीक एब्जॉर्प्शन बैंड्स मिल रहे हैं इसका मतलब तो क्या हुआ, एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा उसके अंदर हुआ, इसका मतलब तो क्या हुआ, पोटेंशियल उसका वेरी करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो सिर्फ किसके लिए था, ये पोटेंशियल जो हाफ ऑफ आपका किसके इक्वल था, ए एक्स का स्क्वायर। और एक्स कितना है बेटा आपका, r-r0, तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ के r-r0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ किसकी वजह से आया था, आपका हार्मोनिक। अब हमें क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर, एन हार्मोनिक कांस्टेंट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एन हार्मोनिक कांस्टेंट की फॉर्म में अगर इसको लेंगे तो देखो यहाँ से पोटेंशियल जो था बेटा अपना, अब खाली हाफ ऑफ के r-r0 का होल स्क्वायर या आर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था ना जो, उसके बिहाफ पे बता रहे थे। तो ये खाली इतना ही नहीं रह गया, इसके साथ हमें एक एनहार्मोनिक कांस्टेंट के लिए भी जो फैक्टर था उसको, पोटेंशियल को जो हमने वो चेंज किया उसको उसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फैक्टर आपका कितना हो गया, F r-r-e का होल का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, अच्छा माइक माइक ऑफ करो सभी अपने। कर दिया है ना ये कौन सी सी लागू हुआ सेली बनवा क्यों ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपना जो फैक्टर था वो कितना हो गया, F r-r0 का क्यूब। ये किसकी वजह से आया, आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से आया, ठीक है। अब देखो अगर ये फैक्टर आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से आया, अब यहाँ पे देखो दो केस है, क्योंकि ये क्या है आपका के भी फोर्स कांस्टेंट है, ये भी फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एफ को ये मान लूं, अब एफ तो हमारा इससे छोटा ही है। अब दो फैक्टर्स आपके इसके अंदर क्या डील करेंगे, क्या, एक ये r-r-e वाला,
अगर R माइनस आर ई यानी कि जो आप जो वहां पे वो डिस्टेंस लेके चले थे, अगर वो मेरा छोटा है, अगर डिस्टेंस छोटा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये R माइनस आर ई का क्यूब हो रहा है। छोटी चीज का क्यूब लोगे तो वो तो और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करूंगी तो पोटेंशियल तो मेरा हाफ ऑफ के आर माइनस आर ई का होल स्क्वायर ही रह गया, और ये किसका था, हार्मोनिक का। इसका मतलब अगर मैं इसके डिस्टेंस को छोटा लेके चलती हूँ तो ये मेरा हार्मोनिक के जैसा ही हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये कहा कि अगर ये डिस्टेंस इनकेस मेरा ज्यादा है, अगर ये डिस्टेंस आपका ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्यूब वाला जो फैक्टर है वो भी आपका इसके अंदर आएगा, आएगा ना वो क्यूब वाला फैक्टर भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये किसकी तरह से, यहाँ पे दो पोटेंशियल आ गए, तो ये किसकी तरह आपका पोटेंशियल किस चीज को देगा, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल बन गया, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जैसे पोटेंशियल के बाद हमने वहां पे जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन लगा के आपने क्या बताया था, आपने एनर्जी लेवल बताए थे ना हार्मोनिक के लिए, वैसे ही हमने इसके ऊपर भी लगा के क्या बताया, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इसकी एनर्जी लेवल्स का एक वो बताया कि कौन सा इसका एनर्जी स्टेट्स जो है वो किस फॉर्मूले से होंगी, ठीक है। तो वहां पे कितना था आपका, एच न्यू वी प्लस में 1 था। अब अगर मैं यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड भी कर देती तो न्यू बाई सी क्या है, ओमेगा में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो आप इसको ओमेगा ई या ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एच सी ओमेगा वी प्लस में हाफ, और अब यहाँ पे एक एनहार्मोनिक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस हो गया है जो कि आपका क्या है, ओमेगा एक्स है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के उस पे आप बताते तो ये ओमेगा ई एक्स ही आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने रिजिड रोटेटर के केस में जब हमने नॉन रिजिड के बारे में बात करी थी तो बी और डी के साथ में जो फैक्टर के साथ आया था, तो आपने देखा था वहां पे बी जे इंटू जे प्लस वन था, तो डी के लिए कितना हो गया, जे का स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, v प्लस में हाफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो क्या था, एनर्जी है वाइब्रेशनल की, ठीक है। अब क्या करनी थी आपको, टर्म वैल्यू भी बतानी है वेव नंबर की फॉर्म में, वेव नंबर की फॉर्म में करते हैं तो इसका मतलब टर्म वैल्यू के लिए मतलब क्या है, जो एनर्जी है उसको एच से डिवाइड कर दो। अगर एनर्जी को एच से डिवाइड करेंगे तो ये देखो, ये एच सी यहाँ से कैंसिल, ये एच सी यहाँ से कैंसिल, तो आपका सिंपल जो वेव नंबर जो आप वहां पे भी हार्मोनिक में भी जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो जी भी आपका वाइब्रेशनल के लिए वेव नंबर, ये टर्म वैल्यू आपकी किसकी इक्वल हो गई, ओमेगा ई डब्ल्यू ई वी प्लस में हाफ माइनस में डब्ल्यू ई एक्स ई, ये अनहार्मोनिक कांस्टेंट है। कहीं पे भी अगर आपको स्टेट दी जाए और उसके बाद ये कहा जाए अनहार्मोनिक कांस्टेंट निकालो, तो इसका मतलब वो ओमेगा डब्ल्यू ई एक्स ई के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये आपको इसके फाइंड आउट करना है। उसके बाद वो ये कहेगा कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, तो आपको v की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट करके सब्ट्रैक्शन या एडिशन वहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी वहां से। हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे सैटरडे को, आपको तो पता है ये सैटरडे को न्यूमेरिकल डे होता है ना, तो न्यूमेरिकल सैटरडे को करेंगे। उसके बाद देखो डब्ल्यू ई एक्सी वी प्लस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आपका जो डेल वी है, जैसे हमने पीछे उसमें देखा था सिलेक्शन रूल प्लस माइनस वन था, और यहाँ प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री हम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका जो सिलेक्शन रूल है वो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड प्लस माइनस थ्री हो जाएगा। अब वहां पे भी आपने क्या किया था, ग्राउंड स्टेट के लिए निकाला था ना रिजिड रॉडेट, उसमें जो सिंपल आपका था ग्राउंड स्टेट एनर्जी या फिर जीरो पॉइंट एनर्जी जिसको बोलते हो, वो हमने फाइंड आउट करी थी। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू को जीरो पुट करके टर्म वैल्यू की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करिए, हमने यहाँ पे टर्म वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जीरो पॉइंट एनर्जी पे यानी कि v इज इक्वल टू जीरो पे v की वैल्यू को क्या कर दिया बेटा, जीरो पुट कर दिया। v की वैल्यू को जीरो पुट कर दोगे तो ये कितना हो गया आपका, हाफ डब्ल्यू ई माइनस में डब्ल्यू ई एक्सिस जीरो प्लस हाफ यानी कि हाफ का स्क्वायर यानी कि वन बाई फोर। तो आपका जो ये टर्म वैल्यू थी आपकी, वो कितनी होगी आपकी ग्राउंड स्टेट के लिए, हाफ ऑफ डब्ल्यू ई माइनस में वन बाई फोर ऑफ डब्ल्यू ई एक्सी, ठीक है। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स को और बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी
टर्म वैल्यू। अब ध्यान से देखो कि वहां पे, क्योंकि इस फैक्टर के अकॉर्डिंग इसकी ये जो वैल्यू आ रही है ना टर्म वैल्यू, ये देखो टर्म वैल्यू के उसमें ये प्लस में स्क्वायर और फिर सो ऑन इस तरीके से चलता जा रहा है। तो अगर ये सिंपल होता तो सारे के सारे आपको पता है v की वैल्यू क्योंकि 0 1 2 3 इस तरीके से पुट करते हैं तो सारे इक्वी डिस्टिंक्ट पे आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इन एक्स्ट्रा फैक्टर की वजह से एनहार्मोनिक कांस्टेंट और ये एक्स्ट्रा फैक्टर जो जनरेट हुए हैं इनकी वजह से इसके लेवल्स के ऊपर फर्क आएगा। इसके लेवल्स के ऊपर जो फर्क आया वो क्या आया, आप ये देख सकते हो कि इनकी वैल्यू, क्योंकि वो पूरे एक चीज में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब जीबी की वैल्यू फिर वो कम दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप ज्यादा ज्यादा वी की वैल्यू के ऊपर बढ़ते जा रहे हो तो जो आपका टर्म वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, देखो यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो पहले ज्यादा थी फिर कम उससे कम 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 होती गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो, आपकी जो वैल्यू आ रही है किसकी, आपकी टर्म वैल्यू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर वो हमारी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और हार्मोनिक के अंदर कैसे आते हैं, आपके इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जैसे उसमें बताया था वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के ऊपर ट्रांजिशन आप बता सकते हैं। तो सिंपली अगर वन से यानी कि v+1 से v के ऊपर कर दो या फिर v से v-1 के ऊपर कर दो, इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अगर v+1 कर रहे हो तो यहाँ पे v+1 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी v+1 करना पड़ेगा। अगर सिंपली v+1 से v के ऊपर तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा v+3/2 और ये भी कितना हो जाएगा v+3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ट्रांजिशन किस पे करवानी है, जीवी पे करवानी है, तो इस टर्म को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो टर्म बचेगी बेटा वो कितनी आएगी, W0 माइनस में W0 x0 2 टाइम्स W0 x0 v, अपना ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर और भी आप इसके अंदर चीजें निकालना चाहो तो इस तरीके से हम वहां पे बता सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मेन चीज आप जो इसके बाद बता सकते हो वो क्या बताना है आपको, कि यहाँ पे हमारे पास 3 एब्जॉर्प्शन बैंड, फर्स्ट 3 एब्जॉर्प्शन बैंड जो होते हैं, जैसे आपकी जो ट्रांजिशन करवा रहे हो, ठीक है, वो नीचे वाला लेवल क्या है आपका v=0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। जब आप 1 से किसके ऊपर जाओगे, देखो 1 से 0 के ऊपर जो ट्रांजिशन होगी ये होगी फंडामेंटल बैंड। ठीक है, फिर सेकंड से यानी कि एक्साइटेड उसमें चला गया, सेकंड से आप जब 0 के ऊपर करोगे उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन बैंड। ठीक है, फिर थर्ड से जब इसके ऊपर करेंगे इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन बैंड। तो हमें इसी की ही क्या करवानी थी, वैल्यू बतानी थी। तो ये v डैश का मतलब यही है कि 1 से 0 के ऊपर है, v-2 का मतलब ये है सेकंड से 0 पे, v-3 का मतलब है 3 से 0 पे। ठीक है, तो यानी कि v के ऊपर ही ट्रांजिशन हो रही है। जैसे ये आप क्या ले रहे हो, v+1 से v पे, फिर ये किसके ऊपर आप मतलब 0 उस पे जो भी है v की वैल्यू को 0 पुट कर देना। ठीक है, इस तरीके से इसमें ट्रांजिशंस करनी है। तो जो हमारे पास आपके एब्जॉर्प्शन बैंड्स आएंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, WE1 माइनस में 2XE। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर कैलकुलेट ना करना चाहो तो मैं ट्रिक बता सकती हूँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है WE1 माइनस 2XE, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 आ गया। अब के मैंने सेकंड वाले के लिए इसको यहाँ पे 2 लिख दिया तो अंदर एक ऐड हो रहा है ना तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया तो आगे क्या आएगा 4 होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके ओवरटोन ये बता सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है बेटा ये क्या है आपका फंडामेंटल बैंड, ये क्या है आपका फर्स्ट ओवरटोन और ये क्या है आपका सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो जो एग्जाम में जैसे कोई भी आप एमएससी या कहीं पे भी एंट्रेंस के उसमें जब आपका क्वेश्चन आएगा इस रिगार्डिंग अगर आता है तो वो यही कहेगा कि आपका फंडामेंटल बैंड और आपका फर्स्ट ओवरटोन सपोज की कैसे फ्रीक्वेंसी जो न्यू ए ये जो आपका लिखा हुआ है इनकी वैल्यू दे देगा और कहेगा इसको सॉल्व करो। डब्ल्यू की भी वैल्यू दे देगा वहां पे, खाली आपके पास जो ये वाली वैल्यू होगी इसको अंदर सॉल्व करोगे, WE की वो आपके पास नहीं होगा। तो ये कहेगा सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, अनहार्मोनिक कांस्टेंट वहां से कैलकुलेट करो। तो आपको फर्स्ट और सेकंड की फॉर्म में सारी चीजें दी होंगी, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको जस्ट वहां से क्या करना है, WE की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो फर्स्ट ये जो फ्रीक्वेंसी ये जो दी हुई होगी आपको बैंड्स दिए हैं, ये क्या कहलाएगा, आपको यहाँ जो वैल्यू रखनी है बेटा वो रखनी है फर्स्ट ओवरटोन की।
यहाँ जो वैल्यू रखी जाएगी वो किसकी रखी जाएगी, फंडामेंटल बैंड की रखी जाएगी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज कंप्लीट होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का टॉपिक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो हमारे पास रहता है वो रहेगा आपका इसके अंदर, एक तो रमन स्पेक्ट्रा, उसकी क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी, स्टॉक्स एंड डिस्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। होप इस वीक के अंदर हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।